हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का कार्य क्या है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रभासी क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। हमने सब चीज़ प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था। बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। तो यहाँ देखिए, हमने बताया था कि एक दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण है, क्या उत्तल दर्पण। एक दर्पण बताए थे कि जिसका परावर्तक सतह अगर बाहर की तरफ रंगा हो अवतल कहलाता है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर रंगा हो उसे उत्तल दर्पण। हमने उसमें बताया था कि एक क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है, वही यहाँ पे मुख्य अक्ष है। देख लीजिए, यहाँ पर मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के अगर ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर जाइएगा तो यहाँ जो मिलेगा ये पॉजिटिव होता है। मुख्य अक्ष के, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की तरफ दौड़ी जाइएगा तो धनात्मक होता है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ आइएगा तो ऋणात्मक होता है। ये आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की तरफ जाए तो दूरियां क्या चीज में पॉजिटिव होती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे आइएगा तो दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। अब देखिए, ये आपतित प्रकाश की दिशा है। आपतित प्रकाश हम बताए होंगे, परावर्तन के नियम जब पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन, वहां आपतित प्रकाश के जिक्र किया होगा। तो आपतित प्रकाश की दिशा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ ये पी को मूल बिंदु, जो गोलीय दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है। हमने पिछले क्लास में ध्रुव भी बताया होगा, वक्रता, त्रिज्या, फोकस, ये सबका जिक्र किया होगा। तो देखिए, ये एक्स एक्स, इसको क्या माने, वाई वाई। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या माने एक्स, इसको क्या माने एक्स डैश, इसको क्या माने वाई, इसको क्या वाई। ये जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मुख्य अक्ष किया, ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो ये जो रिजल्ट देगा ये पॉजिटिव में देगा, जबकि नीचे की तरफ आएंगे तो ये रिजल्ट क्या चीज में देगा, निगेटिव में देगा। जब आपतित प्रकाश होगी यानी आने वाली प्रकाश जो होगी उसका मान हमेशा क्या चीज में होता है, धनात्मक में होता है। तीन चीजें याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर जाएंगे तो जो जितनी दूरी जाएंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव, और जो आपतित प्रकाश की दिशा होगी हमेशा क्या चीज में, पॉजिटिव में। अब इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये देखिए, एक दर्पण है, यहाँ एक्स एक्स डैश, ये दर्पण मान लीजिए एक क्या, एक में हमने बांटा है। मुख्य अक्ष का अगर बात की जाए तो चार भागों में बांट दिया जाए। तो देखिए, अगर मुख्य अक्ष के दाईं ओर जाइएगा तो ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा, बाईं ओर जाइएगा तो रिजल्ट आपका निगेटिव देगा, ऊपर की तरफ जाइएगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव देगा, नीचे की तरफ जाइएगा तो रिजल्ट आपका निगेटिव देगा। ध्यान से समझिएगा, किसी भी दर्पण का अगर मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की तरफ जाइएगा, ऊपर की तरफ जाइए तो पॉजिटिव, हमने अभी पढ़ा है इससे पहले वाले चित्र में। ऊपर की तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आइएगा तो क्या, निगेटिव। अगर दाएं मुड़िएगा तो पॉजिटिव, बाएं जाइएगा तो निगेटिव। फिर से ऊपर की पॉजिटिव देख लीजिए, पॉजिटिव कब कब रहेगा, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब और दाएं तरफ जाएंगे तब किसी मुख्य अक्ष के। निगेटिव कब मिलेगा, जब नीचे की तरफ आएंगे तब और बाएं की तरफ मुड़ेंगे तब। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर की ओर जाने पर पॉजिटिव, बाएं की ओर मुड़ने पर निगेटिव, दाएं की ओर ये है। देखिए, ये अगर ये मुख्य अक्ष के अगर दाएं की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या, निगेटिव, ऊपर की तरफ जाइएगा तो क्या, पॉजिटिव, और बाएं की तरफ जाइएगा तो क्या, निगेटिव। अब यहाँ देखिएगा, निर्देशक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार अगर देखा जाए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। पहला केस है कि दर्पण का मुख्य अक्ष निर्देशक क्या होता है, एक्स एक्स डैश माना जाता है। हमने दर्पण को अभी बताए थे, ये जो ऐसा लाइन खींचा गया था, एक को एक्स माने थे तो एक को क्या, एक्स डैश। क्लियर। तो पहला जो होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष को क्या निर्देशांक क्या होता है, एक्स एक्स डैश माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि सभी दूरी जो होती है गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी से मापा जाता है। यानी याद रखिएगा, सभी दूरियां जो होती है, जितनी भी दूरी है गोलीय दर्पण के कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव को किससे सूचित, पी से सूचित किया जाता है। तीसरे की बात करें तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। हमने अभी बताया था कि आपतित किरण यानी जो आ रही है किरण, यानी किरण जब आ रही है तो किरण अगर इस दिशा से आ रही है तो आपतित किरण की जितनी दिशाएं की तरफ से प्रकाश आएगी हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि इसके विपरीत दिशाएं से अगर जाएगी, इसके विपरीत दिशाएं से अगर कोई चीज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपतित देखिए, आपतित प्रकाश से दिशा में मापी गई दूरी यानी आपतित किरण उधर से आ रही थी, इस दिशा में जितनी दूरियां मापिएगा
सबके सब पॉजिटिव, लेकिन जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापिएगा तो क्या होता है, निगेटिव। पहला देख लीजिए, दर्पण का मुख अक्ष को क्या क्या माने, एक्स एक्स। दूसरा, सभी दूरियां जो है कहाँ से मापी जाती है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी से मापी जाती है। तीसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में जो मापी जाएगी उसको क्या, ऋणात्मक। 4 नंबर की बात करें तो दर्पण का अक्ष यानी अक्ष किसको माने थे, एक्स एक्स के लंबवत मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जब वे अक्ष के ऊपर होती है। हम बताए थे 4, यहाँ देखिएगा 4 चीजें, अगर ऊपर होगी तो धनात्मक, नीचे होगी तो ऋणात्मक, दाएं होगी तो धनात्मक, बाएं होगी तो ऋणात्मक। ये 4, यही 4 यहाँ कंडीशन है। यानी एक्स के लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक तब होती है जब अक्ष के कहाँ होती है, ऊपर होती है, ऊपर रहेगी तो धनात्मक, तथा ऋणात्मक तब होती है जब वो अक्ष के कहाँ होती है, नीचे होती है। क्लियर है। तो 4 चीजें निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक नोट क्लियर रखिएगा, यहाँ एक VVI नोट है, नोट को क्लियर रखिएगा। ये VVI नोट है, इसको क्लियर रखिएगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित, R से, जबकि फोकस दूरी को किससे सूचित, F से। दर्पण में याद रखिएगा, दर्पण में अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, यानी वक्रता त्रिज्या को किससे, R से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को किससे, यानी F से सूचित करते हैं। हमेशा क्या चीज में होता है, ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण जब भी आएगा तो फोकस दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, और साथ में वक्रता त्रिज्या का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण की जब बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। ये चित्र की बात हमने पिछले क्लास कर दिया होगा, इससे पहले हमने इस चित्र का जिक्र किया था। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, आवर्धन की अब बात करें, किसकी बात करें, आवर्धन। तो आवर्धन की बात करें तो यहां देखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं, जबकि वस्तु की ऊंचाई को किससे, h से। फिर से समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का जो अनुपात होगा, बीच का जो रेशियो होगा, वही क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा। आवर्धन को याद रखिएगा, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, आवर्धन को किससे, m से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, जबकि वस्तु की ऊंचाई को किससे, h से सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन आपके ध्यान से समझिएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच के अनुपात क्या करता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। यानी m यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की क्या, ऊंचाई। ऊंचाई बटा में क्या है, यहाँ रेशियो अनुपात का है, तो याद रखिएगा अनुपात को हम देखें a रेशियो b को, a रेशियो b है तो a बटे b भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो या तो रेशियो में लिखिए या तो फ्रैक्शन में लिखिए, बात क्या है, सेम है। तो आवर्धन बराबर फार्मूला हो जाता है, यानी m बराबर फार्मूला हो जाता है h डैश बटे क्या, h। m बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं h डैश रेशियो की h, या m बराबर आप लिख सकते हैं h डैश बटे क्या, h। क्लियर है ना। आवर्धन किसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया जाता है, वस्तु की ऊंचाई को h से। तो m बराबर फार्मूला h डैश बटे क्या, h। अब यहाँ इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पहला याद रखिएगा, ये सब कंडीशन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। दूसरा, प्रकाश की किरणें हमेशा कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। प्रकाश की किरणें हमेशा कौन सी रेखा में,
तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो पिछले क्लास में इसके नियम का जिक्र भी किए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एफ बराबर फार्मूला होता है r/2, जहां एफ का मतलब फोकस, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। यानी फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या का जब आधा कर दिया जाए, वक्रता त्रिज्या को क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए, तो क्या निकल जाता है, फोकस निकल जाता है। इसलिए एफ बराबर कोई फार्मूला पूछे तो एफ बराबर होता है r/2। अगर r बाई कोई यहाँ से फार्मूला पूछे तो r बाई फार्मूला पूछे तो क्रॉस कर दीजिएगा, तो r में 1 से गुना कीजिएगा, यानी r बराबर क्या हो जाता है, f, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है, तो दुगुनी होती है। अगर फोकस दूरी की बात की जाए तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई, और जब वक्रता त्रिज्या की बात करें तो फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी एफ बराबर क्या, r/2। अब ये देखिए r/2 किसके किसके लिए, तो उत्तल और क्या, अवतल, ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है। एफ बराबर r/2 ये उत्तल में भी और क्या, अवतल में भी, तो आपको निकल जाएगा। अब देखिएगा अगला, दर्पण की जो चौड़ाई होती है, दर्पण किसी भी दर्पण की जो चौड़ाई होती है, दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहा जाता है। अब दर्पण के सामने किसी भी वस्तु, किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण या तो समतल होगा या तो क्या होगा, उत्तल होगा। यानी किसी भी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर कोई वस्तु आपको सीधा दिखाई दे रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या, वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा कैसा दिखाई दे रहा, सीधा दिखाई दे रहा, तो या तो वह वस्तु उत्तल होगा या तो समतल होगा। बातें समझ में क्लियर है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तो 2 ही दर्पण हो सकता है, या तो उत्तल या तो समतल। अगले की बात करें तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये क्या होती है, अनंत होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो कौन सा दर्पण होगा, वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगर क्वेश्चन में दे देता कि माइनस 20 सेंटीमीटर है, तो कौन सा दर्पण होता, तो कौन सा दर्पण होता, यहाँ थे नोट अगर देखा जाए तो नोट यहाँ पे होगा आपका। नोट की बात करें तो देखिए, नोट की बात कीजिएगा तो देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण, अगर निगेटिव होता तो अवतल दर्पण। क्लियर ना। फोकस दूरी अगर पॉजिटिव में आंसर आ जाए, फोकस दूरी अगर पॉजिटिव में आंसर आए तो उत्तल दर्पण, अगर निगेटिव में आंसर आता तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन क्या, देखिए पहले परावर्तन को देख लेते कि प्रकाश का परावर्तन क्या था। तो प्रकाश का परावर्तन था कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, इधर से आती थी और इस दिशा में लौट जाती थी, प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन यहाँ प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से क्या, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो अपना रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है। बदलती मतलब परिवर्तित हो जाती है, उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, परिवर्तित होती है। फिर से समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। अब दिशा में परिवर्तन कैसे होगा समझिए। इससे ऊपर मान लीजिए कि एक माध्यम है ए, एक माध्यम है क्या, बी। अब ये प्रकाश की किरणें यहाँ से पहले माध्यम में आया, और जैसे ही दूसरे माध्यम में आया तो क्या हो गया, अपनी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर देखा जाए तो ये, अगर देखा जाए तो ये जो रेखा जाता है इस दिशा में जाता है ना, ये सीधी रेखा में चला जाता। लेकिन एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और जब परावर्तन होगा तो इसी को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन का। जब दिशा में परिवर्तन होगा, दिशा में जब परिवर्तन होगा तो इसी को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का क्या कहा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
अब देखिए, जैसे पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी से भरी हुई बाल्टी पर रखा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देना, ये सब प्रतीत जब होता है तो ये सब किसका? प्रकाश के अपवर्तन का। सिंपल सा एक बात याद रखिएगा कि पानी की जितनी भी घटनाएं होगी, पानी की जितनी भी घटनाएं होंगी, पानी में सिक्का ऊपर दिखाई देना, पानी में छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में मछली अपने वास्तविक स्थान से अलग दिखाई देना, ये सब पानी की जितनी भी घटनाएं होगी, ये सब के सब किसके कारण? ये सब के सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर? अब नोट याद रखिएगा कि प्रकाश के चाल जो होती है ये दम वीवीआई है, ये वीवीआई है, दम याद रखिएगा इसको, कि प्रकाश की चाल निर्वात में या शून्य में कितना होता है? तो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। निर्वात की बात कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात? पानी की बात, और यहाँ किसकी बात? कांच की बात। यानी प्रकाश की जो चाल है 3 जगह, निर्वात में कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में तोड़ा जाए तो इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में देखा जाए तो देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में अगर पूछे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, अगर प्रकाश की चाल पानी में पूछे तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रकाश की चाल अगर कांच में पूछा जाए तो 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रकाश की चाल कितने जगह? पहला निर्वात में, दूसरा किस में? पानी में, और तीसरा किस में? कांच में। तो ध्यान से अगर कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो प्रकाश की चाल है, सबसे प्रकाश की चाल को सजाइए, प्रकाश के चाल को सजाइए कि किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश की अगर चाल आएगी तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ? पानी में। और पानी के बाद कहाँ होता है? चाल में। ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में, निर्वात के बाद फिर पानी, पानी के बाद फिर क्या? कांच, सॉरी यहाँ कांच में, ठीक ना। तो सबसे पहले निर्वात में, उसके बाद पानी में, उसके बाद क्या? कांच में। अगर तीनों की बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में, सबसे कम कांच में। क्लियर है? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिएगा कि वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम है। तो देखिए, एक आपको पढ़ने में आएगा सघन माध्यम, एक आएगा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, बात को समझिएगा। तो सघन माध्यम वह माध्यम है जिसमें कोई भी तरंग, या तो प्रकाश हो या ध्वनि हो, कम गति तय करता है। गति क्या हो जाती है, कह सकते हैं गति धीमी हो जाती है। गति क्या हो जाती है, जहाँ गति धीमी हो जाएगी, तरंगों की गति धीमी हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। और जहाँ तरंगों की गति ज़्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो जरा आप ही बताइए, वायु की अपेक्षा पानी क्या होता है, सघन माध्यम है। तो देखिए, सघन माध्यम में हम क्या बताए थे कि जिसमें कम गति तय करे। तो देखिए, तो हमारा साउंड पानी में कम तय करता है कि वायु में, तो सिंपल सी बात है, पानी में कम तय करता है। इसीलिए पानी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक ना। अब देखिए, पानी की अपेक्षा क्या, कांच जो है सघन माध्यम है। देखिए, वायु की अपेक्षा अगर वायु की अपेक्षा अगर देखा जाए पानी का, तो पानी सघन माध्यम है, लेकिन पानी की तुलना में देखा जाए तो कांच सघन माध्यम है, और कांच की तुलना में देखा जाए तो पानी क्या है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है, क्लियर है। सघन माध्यम जिसमें गति क्या हो जाए, धीमी हो जाए। विरल माध्यम क्या, जिसमें गति क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। देखिए, अगर वायु में हम बोलेंगे और पानी में बोलेंगे तो दोनों में से फर्क है। वायु में हमारी पर ध्वनि की जो चाल होगी या ध्वनि की गति होगी ज़्यादा हो जाएगी, पानी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो कम होता है उससे सघन कहते हैं, जिसमें ज़्यादा हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, विरल होते हैं। क्लियर। अब प्रकाश के अपवर्तन की अगर व्याख्या दिया जाए तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में देखिएगा, सबसे पहला आता है आपतित किरण। सबसे पहले आपतित किरण। ये आपतित किरण को समझने से पहले
हम इसके पिक्चर को समझ लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की जो व्याख्या का जो चित्र है, ये चित्र देखिए, ये मुख्य अक्षय, इसके ऊपर दो माध्यम है। देखिए, एक वायु है तो दूसरा कांच है, एक वायु है तो दूसरा क्या है, कांच है। यहां से देखिएगा, ये इस जो चिन्ह है, इसके ऊपर एक माध्यम है वायु और नीचे के माध्यम क्या है, कांच। अब यहाँ से जो किरण आई है, देखिए तो यहाँ से एक किरण आई है जिसको आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपनी दिशा क्या कर ली, परिवर्तित कर ली। और जब परिवर्तन हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। एक माध्यम से जब आएगी तो आपतित किरण, और जब इसकी दिशा परिवर्तन हो जाएगा तो परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो देखिए, यहाँ से आई और यहाँ से क्या हो गई, अपवर्तित है, यानी P से चली और कहाँ तक, R तक। इस पर एक हमने लंब डाला जिसको हम क्या बोले, अभिलंब। अब इसके बीच एक कोण बनेगा और इसके बीच एक कोण बनेगा, कोण का यहाँ I तो यहाँ क्या, R। हम पिछले क्लास में परावर्तन के मान में, प्रकाश के परावर्तन में बताए होंगे कि I = क्या होता है, R होता है। फिर से इस पिक्चर को समझिएगा, यहाँ इस लाइन के ऊपर एक वायु माध्यम है तो दूसरा क्या है, कांच। ये पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम क्या, वायु में जब आपतित किरण आती है तो किसी बिंदु से मिलकर वो लौटती नहीं, अगर लौट जाती तो परावर्तन, लौटती नहीं, अपनी दिशा में परिवर्तन करके निकल जाती है। तो जब अपनी दिशा में परिवर्तन कर लिया तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। जब आएगी तो आपतित किरण, जब दिशा में परिवर्तन हो जाएगा तो अपवर्तित, यानी कह सकते हैं कि एक माध्यम में आपतित किरण, दूसरे माध्यम में क्या, अपवर्तित किरण। अब इस पे एक लंब डाला, लंब डाले तो क्या हो गया, I, और लंब डालेंगे तो इन दोनों के बीच कोण बनेगा, यहाँ I तो यहाँ क्या, R। याद रखिएगा I = क्या होता है, R होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, पहला है आपतित किरण, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यम को अलग कर रहा है ना, यही लाइन ना दो माध्यम को अलग कर रहा है, तो दो माध्यम को अलग करने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहते हैं। तो दो माध्यम को अलग करने वाली प्रकाश आपतित किरण जिस पर पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो P और Q देखा जाए तो कौन सी किरण है, आपतित किरण है। दूसरा देखा जाए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु की अगर बात करें तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का मतलब जहां पे वो टकराया, जहां पे आपतित किरण क्या हुई, टकराए, उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो टकराई है इस पे, इस बिंदु का नाम क्या है, Q, यानी हम कह सकते हैं कि Q क्या है, आपतन बिंदु है। आगे अगर देखा जाए, आगे देखा जाए तो अभिलंब की बात करेंगे तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, उस बिंदु का क्या कहते हैं, अभिलंब। ये जो खींचा गया था, ये जो खींचा गया था ये क्या कहलाता है, अभिलंब। ये जो खींचा गया था अभिलंब, यानी कह सकते हैं किसी सतह पर किसी बिंदु के द्वारा खींचे गए लंब को क्या, लंब बिंदु, उस बिंदु का क्या कहलाता, अभिलंब कहलाता है। यानी NQM जो पिक्चर था, NQ और क्या ऊपर से NQM, ये क्या है, अभिलंब है। अपवर्तित किरण की अगर बात की जाए तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरणें, ये दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरणें को क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरण। पहले माध्यम में जो आती है आपतित किरण, मुड़कर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो क्या, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब अगला अगर बात की जाए तो आपतन कोण, ध्यान से समझिएगा। अगर दूसरा बात की जाए तो ये आपतन कोण है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु दो था, आपतित किरण और क्या, आपतन बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब था और उनके बीच जो कोण बनता था उसी को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। यानी आपतन कोण को किससे सूचित, I से सूचित किया जाता है। अपवर्तन कोण की बात की जाए तो अपवर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब क्या कहलाती है, जो कोण बनाती है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। यहां देखिए, इसको क्या कहेंगे, आ रही है तो इसको आपतन कोण, आपतित किरण से बनेगा तो आपतन कोण। अपवर्तन कोण किससे होगा, जब अपवर्तित किरण से बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्लियर है। अब देखिए, आपके सामने दो चित्र हैं,
आपके सामने दो चित्र हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, चित्र ए या चित्र बी। चित्र यहाँ ए है और यहाँ चित्र बी है। अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा। ये दोनों चित्र को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से भी प्रकाश आ रही है, यहाँ से भी प्रकाश आ रही है, ठीक ना। यहाँ भी एक माध्यम है, नीचे भी एक माध्यम है, ऊपर भी एक माध्यम है, नीचे भी क्या एक माध्यम है, ठीक ना। लेकिन फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपतित किरण ये अभिलंब डाला गया है, इसमें भी अभिलंब डाला गया है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। यहाँ से आने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है, लेकिन ये जो होता है अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो झुकेगी कब और दूर कब हटेगी, ये याद रखिएगा चित्र में, ठीक ना। तो देखिए, जब दो माध्यम, ऊपर का माध्यम विरल हो, नीचे का माध्यम क्या हो, सघन हो। विरल का मतलब ऊपर का मान लीजिए वायु, नीचे का मान लीजिए क्या, कांच। कांच सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम। तो जब ऊपर विरल माध्यम है, नीचे में क्या है, सघन माध्यम है। याद रखिएगा, ऊपर विरल माध्यम, नीचे क्या, सघन माध्यम जब होगा तो प्रकाश की जो किरण होती है, जो आती आपतित किरण, अपवर्त आपतित किरण जो है वो क्या होती है, झुकने मुड़ने के बाद अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। जबकि सघन माध्यम को ऊपर रखा जाए और विरल माध्यम को नीचे रखा जाए। बस हम माध्यम को पलट दिए, माध्यम को क्या कर दिए, पलट दिए। तो जो अपवर्तित किरण होगा वो आपतन, जो ये अभिलंब होगा, इससे क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो दूर कब होगा, जब विरल हो, विरल ऊपर सघन नीचे रहेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और सघन ऊपर और विरल माध्यम रहेगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय।